एक का अर्थ होता है दर्द, दुख, पीड़ा, व्यथा, है ना। और फार का अर्थ होता है के लिए। वैसे ही एलाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। और टू मतलब होता है को या के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, एक शब्द है, फार एक शब्द है, एलाइव एक शब्द है और टू एक शब्द है। तब इनका मीनिंग इस तरह से है ना। एक का अर्थ हो गया दर्द, दुख, पीड़ा, व्यथा, और फार का अर्थ हो गया के लिए, ठीक है। और वैसे ही एलाइव का अर्थ हो गया जिंदा रहना और टू का अर्थ हो गया को या के लिए। लेकिन जब ये दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके देखा जाए, दोनों का एक साथ जब मीनिंग लिया जाता है, तब इसका क्या मीनिंग हो जाता है। एक फार का अर्थ हो जाता है लालायित, लालायित रहना, ठीक है, या किसी के लिए तरसना। किसी के लिए तरसना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं। वैसे ही एलाइव टू, ठीक है, एलाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। एलाइव टू का अर्थ होता है जागरूक होना, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, एक का अर्थ दूसरा है और ये दोनों को मिला के दूसरा हो गया। वैसे ही एलाइव का अर्थ दूसरा है और एलाइव टू को मिला दिया तो दूसरा हो गया। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ठीक है, हेलो, वेलकम, मैं हूं राजेंद्र कुमार जायसवाल और इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम यही जानेंगे कि जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, है ना। तो फ्रेजेस वही होते हैं जो मैंने आपको ये समझाया। जिस प्रकार से एक वाक्य का कुछ अलग अर्थ होता है, लेकिन उसके साथ में जब वर्ब के साथ में अगर प्रीपोजिशन, ठीक है, या एडवर्ब लग करके जब उसका अर्थ बदल जाता है तब उसको बोलते हैं फ्रेजेस, ठीक है। तब क्या कहलाता है वो, फ्रेजेस। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक का अलग अर्थ है और जब एक के साथ में प्रीपोजिशन क्या लग गया, फार, ठीक है, तो एक फार का उसका मीनिंग ही बदल करके कुछ और हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे एलाइव एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है जिंदा रहना और ये प्रीपोजिशन उसके साथ में लग गया एलाइव टू होने के बाद में, उसका अर्थ हो गया जागरूक होना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रकार से अपना अर्थ और प्रयोग वाक्य में बनाते हैं, ठीक है। She was lonely and aching for love, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हिंदी में हो जाएगा, वह अकेली थी और प्रेम के लिए तरस रही थी, या प्रेम के लिए तरस रही थी, ठीक है, या लालायित थी, तरस रही थी या लालायित थी। ये हो गया आपका इसका एक फार का एग्जाम्पल। अब ये देखने वाली बात है कि भाई देखो, एक तो एक वर्ब है। अब ऐसा नहीं है कि एक फार है तो एक फार ही आएगा, उसका जिस प्रकार के वाक्य में प्रयोग होना है ना, चाहे वह कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ना, सी वाज लोनली एंड एकिंग फॉर लव। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो उसी हिसाब से इसका वर्ब का फॉर्म यहाँ पे आईएनजी लग के आया है ना, आईएनजी के साथ ही फिर ये प्रयोग होगा। अगर हम इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो पास्ट टेंस के हिसाब से लगेगा। जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी प्रकार के वाक्य में ये प्रयोग होगा, ठीक है ना। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं ना। वी शुड
अलाइव टू आवर ड्यूटीज। ठीक है, हमें अपने कार्य या कर्तव्यों के लिए जागरूक रहना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए किस तरह से अर्थ बदल जाते हैं ना। एक वाक्य होता है अलाइव और उसके साथ जब टू लग जाता है तो उसका मीनिंग बदल कर कुछ और हो जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, है ना। जब वो दोनों मिलकर के किसी के साथ में आए तो उसका उस शब्द का, उस वाक्य विन्यास का अर्थ ही बदल जाए, तो इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब ये फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम्स वगैरह में बहुत आते हैं, है ना, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ आज मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आते हैं और उनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है ताकि आप सही उनका उपयोग कर सकें और इंग्लिश ग्रामर में आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ब्रिंग का अर्थ तो हो गया, ब्रिंग का अर्थ हो गया लाना, है ना। और आउट का मतलब क्या हो गया, आउट का मतलब होता है बाहर। लेकिन जब दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं ब्रिंग और आउट, तो इनका मतलब क्या हो जाता है, रिवील करना। क्या हो जाता है, रिवील करना, रहस्योद्घाटन, है ना। हिंदी में अच्छा हिंदी में इसको बोलेंगे रहस्योद्घाटन, यानी कि किसी चीज को बाहर निकालना। अब देखने में मीनिंग थोड़ा थोड़ा उसी तरह से है, समझ में आता है। ब्रिंग का मतलब लाना होता है और आउट का मतलब बाहर करना होता है ना। तो इससे क्या पता चला, बाहर लाने वाली बात। तो बाहर लाना है तो क्या लाना है, उसका अर्थ हमें समझना पड़ जाता है कि किसी ऐसी चीज को बाहर लाना है जो छुपा हुआ है या जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है किसी ऐसी छुपी हुई चीज को बाहर लाना जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिवील करना, है ना, रहस्योद्घाटन इसका हिंदी में मीनिंग होता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। एग्जांपल या यूज लिख देते हैं ना। द इंक्वायरी विल ब्रिंग आउट मैनी स्टार्लिंग गो थ्रू। अब यहां क्या है, वर्ब है और यहां है प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या हो जा रहा है, इसका गो का अर्थ होता है जाना, है ना, और थ्रू का मतलब होता है गुजरना। किसी के माध्यम से जाना, है ना। तो गो थ्रू का मतलब क्या हो गया, किसी माध्यम से जाना, गुजरना या माध्यम भी लिख देते हैं, किसी माध्यम से जाना। तो अब देखो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम गो थ्रू एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और फ्रेजल वर्ब बनने की वजह से फिर इसका मीनिंग क्या आ जाता है, इसका भाव आ जाता है। एक्चुअली जो भाव आता है हमें उसी को लेना है। तो गो थ्रू का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में तो इसका मीनिंग हो जाएगा चेकअप, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, है ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, यूज कैसे करेंगे, यूज आ जाएगा यू शुड गो थ्रू ऑल द relevant rules before come to conclusion, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, गो थ्रू का मतलब ध्यान से पढ़ना, मनन करना, ये भी होता है ना।
ध्यान से पढ़ना या मनन करना, चिंतन करना, जानना, मनन करना या जानना अच्छे से, है ना। तो गो थ्रू का ये मतलब होता है। इस प्रकार से कहीं भी जब वाक्य में प्रयोग हो या किसी एग्जाम में है तो इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि किस तरह से इसका उपयोग होता है। गेट ओवर, गेट का मतलब होता है, ये गेट आपकी कॉलोनी के द्वार का गेट नहीं है ना, ये गेट का अर्थ होता है ये पाना। ठीक है, और ओहर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ऊपर हो जाता है। और इसका मीनिंग जब देखेंगे तो मीनिंग होगा टू ओवरकम फ्रॉम एनी बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन और एक्सपीरियंस। ठीक है ना, यानी हिंदी में क्या हो गया इसका मतलब, किसी बुरे अनुभव से गुजरना। ठीक है ना, गेट ओवर का हिंदी में क्या मतलब हो गया, किसी बुरे अनुभव से गुजरना। हालांकि इसका मीनिंग गेट का मतलब होता है पाना, ओवर का मतलब ऊपर होता है। और थोड़ा मोड़ा अगर आप आइडिया लगा सकते हैं तो इसका मीनिंग आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गेट का मतलब हो गया पाना, ओवर का मतलब ऊपर, यानी किसी चीज से ऊपर आ जाना, यानी बाहर निकल जाना, है ना। तो बाहर निकल जाना, तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं किसी खराब चीज से बाहर निकलना, किसी बुरे अनुभव से बाहर निकल आना, या ना बैड सिचुएशन से छुटकारा पा लेना, है ना। तो इसको बोलते हैं गेट ओवर। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, यूज किस प्रकार से करना है हम ये बता देता हूं। इट टूक हर ए while to get over from the loss of her job। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखो ये पास्ट टेंस में आ रहा है, यहाँ टू ओवर छूट गया, ओवर तो डालना ही है ना, कंप्लीट तो इसको मिला करके होगा, है ना। इट टुक ओवर, ओह सॉरी यहां नहीं है, ये तो यहां है ना, टुक नहीं है, यहाँ गेट ओवर यहां है। तो इट टुक हर ए वाइल टू गेट ओवर फ्रॉम द लॉस ऑफ हर जॉब। इस प्रकार से इसका वाक्य बनता है। ठीक है ना, अब ये यहाँ पास्ट टेंस में बना हुआ है तो ठीक है। इट टुक हर ए वाइल टू गेट ओवर फ्रॉम द लॉस ऑफ हर जॉब, यानी उसे अपनी नौकरी जाने के बुरे अनुभव से बाहर निकलने में कुछ समय लगा, है ना। तो होता ही है, अगर किसी की नौकरी अगर नहीं है या उसको दोबारा से नौकरी ढूंढना पड़े तो थोड़ा सा समय लगता है उसको फिर से उसमें बाहर निकलने में। तो उस तरह की सिचुएशन को अगर हमने व्यक्त करना है तो ये क्या होता है, ये गेट ओवर, आपका वर्ब गेट है उसके साथ में ओवर लग के फ्रेजल वर्ब बन जाता है, तो उसका जब मीनिंग चेंज होता है तो इस प्रकार हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिव अप हो गया। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, किसी भी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है ना, जैसे कोई किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा हो या किसी चीज में लगा हो, किसी कार्य में बहुत दिनों से, और फिर वो पूरा ना हो पाया तो उसको छोड़ दे, तो इसको बोलते हैं गिव अप। तो इस तरह से बोलते हैं ना, कभी गिव अप मत करना, यानी छोड़ना मत, है ना। हालांकि यहाँ गिव अप का मतलब होता है, गिव का मतलब होता है देना, है ना।
गिव का मतलब क्या है? देना। अप का मतलब है ऊपर, लेकिन ऊपर देना यानी कि क्या हो गया? ऊपर वाले के ऊपर नहीं छोड़ना, है ना। गिव अप मतलब क्या हो गया है? त्याग देना, छोड़ देना, अपने जो बस में नहीं है समझ करके छोड़ देना, उसको बोलते हैं गिव अप। यू शुड नॉट गिव अप योर क्लेम। ठीक है, इस तरह से यूज होता है इसका वाक्य में। Continue your study you will definitely clear the एग्जाम। ऐसे वाक्य जब बनता है, ठीक है ना, एक तो हो गया ये अलग वाक्य बना था, एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर। ठीक है, यू शुड नॉट गिव अप, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एंड कंटिन्यू योर स्टडी, और अपने तैयारी को लगातार जारी रखना चाहिए। तो क्या होगा? यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, और एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से गिव अप का एग्जाम्पल बनता है ना। स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ यूर क्लेम रजिस्टर, ऐसा वर्ड हुआ। रिजेक्ट कर देना, हटा देना, काट देना, नाम काट देना, इसको बोलते हैं ना। तो इस तरह से इसका वाक्य बनता है। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप कर देना, है ना। या एंड अ रिलेशनशिप, रिश्ते को तोड़ देना, उसको बोलते हैं ना बच्चे लोग आजकल। तो कहीं किसी 2 लोगों में अगर ऐसा कुछ चल रहा है या प्यार मोहब्बत में चल रहे हैं वो लोग, लड़का लड़की लोग, तो वो ब्रेकअप हो गया, है ना। क्या हो जाता है? रिश्ता का एंड कर लेना, स्टॉप हो जाना। तो ये होता है ब्रेक अप। ये तो आजकल के बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण वाक्य कि सडनली ब्रेक अप इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी कि भाषण देते देते उसने अचानक अपनी बात को रोक लिया, है ना, ब्रेक अप कर दिया। ये इस तरह से वाक्य इससे बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आप सबको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जिसका अर्थ तो कुछ अगर अलग अलग देखा जाए तो उसका अर्थ अलग होता है, कुछ और ही मतलब होता है। लेकिन जब वो प्रीपोजिशन के साथ या एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलकर के बनता है वो वाक्य, है ना, वाक्यांश का जो वर्ब बनता है फ्रेजल वर्ब, तो उसका अर्थ कुछ भिन्न होता है, कुछ अलग होता है, और कुछ भावनात्मक टाइप से उसका मीनिंग निकल के आता है। तो ये आज हमने जाना कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण भी आपको बताया मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक शेयर जरूर करना पढ़ने वाले बच्चों को, लाइक करना, कमेंट्स करना, ताकि मुझे और भी अच्छा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का, अंग्रेजी ग्रामर का बहुत अच्छा पाठ
बहुत अच्छा अच्छा फैक्ट्स लेकर के आता रहूँ जो आपकी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में मदद करे और आपको इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में समझने में मदद करे। तो खास तौर से वो बच्चे जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें जो हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को समझना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। और इसी तरह से और भी जानकारी चाहिए इंग्लिश ग्रामर का तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ मेरा ऐप मिलेगा आपको लर्न ऑनलाइन नाम से। उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत तरह की इंग्लिश ग्रामर की फैक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर हिंदी में सिखाया गया उसके वीडियो मिलेंगे और आपको नोट्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अगर किसी को जरूरत हो तो उसको लर्न ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वो बिल्कुल फ्री में है। और साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो आप सब तक जरूर पहुंचे। तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये सब के बारे में बताएं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।